नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले कुछ समय से म्यूचुअल फंड के आंकड़े देखें तो जिन 3 कैटेगरीज में सर्वाधिक निवेश आया है वो रहे हैं सेक्टोरल फंड, स्मॉल कैप और मिड कैप। ये तीनों ही कैटेगरी काफी वॉलेटाइल होती हैं और इनमें ज्यादा एलोकेशन पोर्टफोलियो का रिस्क भी बढ़ा सकता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैटेगरी लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाए और ओवर डाइवर्सिफिकेशन में पोर्टफोलियो रिबैलेंस का तरीका क्या होना चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन का जिक्र काफी होता है, पर हम एक्चुअली में जब नंबर्स को देखते हैं, नंबर्स को समझते हैं, उससे लगता है कि क्या वाकई हम इसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है पोर्टफोलियो लेवल पर ये हो रहा हो, पर अगर ब्रॉडली अगर देखा जाए तो जरा कुछ आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्षितिज, क्योंकि पिछले कुछ समय से, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि कुछ ऐसी कैटेगरीज रही है जहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सो मच सो कि सेबी को भी इसमें कहना पड़ा, कंसर्न दिखाना पड़ा कि क्यों कुछ कैटेगरीज में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप के खास तौर पर बात कर रहे हैं और निवेशकों को इनके जोखिम के बारे में बताना बेहद जरूरी है। इससे ही एक और बात निकल कर आती है कि डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो कितना होना जरूरी है। तो आंकड़ों को एक तरफ रख के देखें और डाइवर्सिफिकेशन को दूसरी तरफ से अगर समझें तो एक इन्वेस्टर क्या अभी सोच रहा है, बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन क्या वाकई अचीव हो रहा है? स्वाति, ये चीजें एक्चुअल में ना बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ करी जाए तभी पॉसिबल हो पाती हैं। अभी मैं इसका एक बैकग्राउंड देता हूँ। टोटल हमारे पास कोई 11.5 करोड़ के करीब म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं, और उसमें से you'll be surprised that almost 1.75 to 8 करोड़ आपका स्मॉल कैप, जो सबसे ज्यादा फोलियोज ओवरऑल इंडस्ट्री में है, 1.3 के आसपास मिड कैप में है। एंड टोटल जो 46-47 लाख फोलियोज लास्ट लास्ट मंथ ऑफ जनवरी में आए, फेब के नंबर तो अभी तक आए नहीं है। उसके अंदर जो डाइवर्सिफाइड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के फोलियोज तो 34-35 लाख है। और उसके अंदर आप सरप्राइज होंगे दैट स्मॉल कैप फोलियोज जो खुल रहे हैं, मैं नए फोलियोज की बात करूं जो खुल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास स्मॉल कैप है। 28% स्मॉल कैप खुल रहे हैं और 4.7 लाख आपके मिड कैप फोलियोज हैं। सो रेगुलेटर का ये कंसर्न है दैट काफी पैसा जो आता है, जब मार्केट अच्छा कर रही होती है, कैटेगरी अच्छा कर रही होती है, तो वो थोड़ा ही भेड़ चाल में काफी लोग उस कैटेगरी में जाना शुरू कर देते हैं। और वो हम देख भी रहे हैं, नए फॉलोअर्स 28% आपके स्मॉल कैप में आ रहे हैं, तो अपने में बहुत स्केरी एक फिगर है। 14-15% मिड कैप में आ रहे हैं, जहाँ पे रिटर्न जो है पिछले 5 साल के या 3 साल के, स्पेशली 3 साल के, काफी लुभा रहे हैं लोगों को कि स्मॉल कैप फंड में किया जाए। कमिंग बैक टू आपका जो क्वेश्चन है, ये बैकग्राउंड है उसका। डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअल में, इफ यू आस्क मी, इट्स इंपॉर्टेंट एज पर योर एसेट एलोकेशन। और ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप एक पोर्टफोलियो ग्रोथ के लिए, एक पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है अपने गोल प्लानिंग के लिए। बट येस, वो प्रैक्टिस नहीं होता है, जो आप और मैं हमेशा कोशिश करते हैं, या बाकी जितने भी हमारे स्पीकर्स कोशिश करते हैं इसको पुश थ्रू करने के लिए। बट इस सिचुएशन में जहां पे मार्केट्स हैव बीन रियली गुड सिंस लास्ट 4 ईयर, अगर आप देखें तो ये तो 4 साल का मल्टी बुल रन ही है जो चला है। 7,400 के बॉटम से फ्रॉम मार्च 2020 आज हम ऑलमोस्ट थ्री टाइम प्लस में है, 3 टाइम्स में है। तो अपने में एक बहुत अच्छा लेवल दिया है मार्केट ने। बट यस, कुछ जगह फ्रॉथ है जहां पे जरूरी है कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म व्यू है आप उसे बनाए रखें, अदरवाइज आप डाइवर्सिफाई करें थोड़ा सा वहां से निकल के, और मे बी मल्टी कैप कैटेगरी या लार्ज कैप कैटेगरी फंड सेक्टर में आप थोड़ा एलोकेशन बढ़ाएं अपना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अदरवाइज जितना रिटर्न आप देख रहे हैं ये हमेशा सस्टेनेबल नहीं है। ये दिस इज समथिंग जो इवेंचुअली करेक्ट होता ही होता है। ऋषिकेश, ऐसा हम समझ कि डाइवर्सिफिकेशन का जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि आप एक कैटेगरी में, एक एसेट क्लास में ज़रूरत से ज़्यादा निवेश ना करें। अब आप ओवर डाइवर्सिफाई अगर करें तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ेगा ही। डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डाइवर्स करना है अपने इन्वेस्टमेंट को। पर क्या वाकई अभी जब जैसा हम ट्रेंड देख पा रहे हैं, क्या निवेशक किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज में अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं? आपने जो मार्केट को रीड किया है, म्यूचुअल फंड जो निवेशकों के पैटर्न को रीड किया है, उससे क्या समझे हम?
सबसे पहली बात तो विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टूल है निवेश की दुनिया में। जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो इससे पहले कि हम म्यूचुअल फंड की ओर जाए, मैं कहना चाहूँगा डाइवर्सिफिकेशन जो है वो पहले एसेट क्लास लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। भारत में करीबन 4 एसेट क्लासेस है जो काफ़ी पॉपुलर है। ग्रोथ में 2 एसेट क्लासेस है, इक्विटी और रियल एस्टेट। और डिफेंस कैटेगरी में 2 एसेट क्लासेस है, एक तो है गोल्ड और दूसरा है डेट। इनका कॉम्बिनेशन, इनका मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। और एक चीज़ जब एसेट एलोकेशन करते हैं तब हमने ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि जब हम 2 एसेट्स एक साथ मिलाते हैं, वो एक दूसरे को सहाय्य करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने चाहिए। जिसका मतलब यह है कि अगर वो एक दूसरे से compete करेंगे तो वो एक अच्छी कॉम्बिनेशन, एक अच्छी टीम नहीं बन पाएंगे। तो उनको एक दूसरे को सहाय्य करना चाहिए कि अगर एक ने अच्छा नहीं किया तो दूसरा अच्छा करना चाहिए, और दूसरे ने अच्छा नहीं किया तो पहले ने अच्छा करना चाहिए, जिसे हम ज्यादातर कहते हैं प्लान ए और प्लान बी। तो ये कॉम्बिनेशंस होने बहुत जरूरी है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर हम आनंद राठी का पोर्टफोलियो देखें, जो 14 स्कीम का पोर्टफोलियो है, वो काफी डाइवर्सिफाइड है। 2018 में सेबी ने 15 कैटेगरीज अनाउंस करी थी। उन 15 कैटेगरीज में से हम 9 कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये हुआ कैटेगरी लेवल पे मिक्स। दूसरी चीज है कि मार्केट कैप का मिक्स होना बहुत जरूरी है, कि आप ओवर डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप में ना हो, ओवर डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप में ना हो, और ओवर डाइवर्सिफाइड मिड कैप में ना हो। तो हमने जो कॉम्बिनेशन रखा है और अनुपात रखा है बिटवीन लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, वो है 50, 30 और 20 का रिस्पेक्टिवली। और अगर हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स देखें तो करीबन 403 अंडरलाइन स्टॉक्स है जो इन 14 स्कीम्स के द्वारा हम निवेश करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो ये 3 डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। पहले तो मार्केट कैप, दूसरा है कैटेगरीज, और तीसरा है अंडरलाइन स्क्रिप्ट्स। ओके। इसमें क्षितिज, एक बात समझना बेहद ज़रूरी है। जब हम विद इन इक्विटी ही डिफरेंट कैटेगरीज में डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर एलोकेशन कैसा होना चाहिए? डेफिनेटली डिपेंड्स कि एक इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है, उसका रिस्क लेवल कितना है, उसका होराइजन कितना है। पर अभी जैसा हम देख पा रहे हैं कि अगर स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो हो रहा है या मिड कैप हैवी पोर्टफोलियो हो रहा है, तो वो किसी भी पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं है। तो क्या एक बेसिक एक रूल है कि आपका जो एलोकेशन होना चाहिए विद इन इक्विटी, वो किस हिसाब से आपको सेट रखना चाहिए? स्वाति, बेसिक रूल एक ये बहुत सिंपल कहता है दैट यू शुड बी अराउंड 50% इन लार्ज कैप, 45 to 50%, 25 to 30% इन मिड कैप एंड 20% इन स्मॉल कैप। पर इसमें कैच ये आता है, काफी लोग इसको फंड से कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ मैं एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दैट डजंट मीन कि दैट आपको स्मॉल कैप में 20% रखना है। जब आप एक लार्ज कैप फंड भी लेते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड भी लेते हैं, मल्टी कैप फंड भी लेते हैं, तो आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर उसमें मिलता है। सो दैट्स वाई आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या टूल यूज करें जहां पे आपको, जब भी आप कोई पोर्टफोलियो लगाएं, आप अपना पोर्टफोलियो पूरा उस पर डिप्लॉय करें, तो आपके पास ओवरऑल एलोकेशन आ जाएगा कि मान लीजिए आपके पास 3 मल्टी कैप है, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, पर ओवरऑल 5 फंड में आप देखेंगे आपका 32% स्मॉल कैप हो रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप तो मल्टी कैप फंड ने भी लिया हुआ है। तो आपको जब डिप्लॉय करना है अपना पोर्टफोलियो, तो ओवरऑल ये कैटेगरी वाइज नहीं इसे डिवाइड करना है, आपको डिवाइड ऐसे करना है कि जब आपका टोटल 100 रुपीज डिप्लॉयड अक्रॉस एनी फंड्स, तो आपका 45-50% लार्ज कैपिश एलोकेशन ही होना चाहिए, और 25-30% आपका मिड कैप की तरफ होना चाहिए, 20% स्मॉल कैप की तरफ होना चाहिए। स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में कोई इशू नहीं है, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ स्मॉल कैप को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अपने काफी फंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। सर, स्मॉल कैप में आपका वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, एट ए सेम टाइम स्मॉल कैप मिड कैप में पिछले 3 साल में रिटर्न्स काफी दिए हैं, तो हम थोड़ा उससे कहते हैं आपको सचेत सचेत होकर चलना है। और ये डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करती है अक्रॉस फंड एज वेल एज अक्रॉस कैप्स आल्सो। सो मेरे हिसाब से ये एक राइट एलोकेशन है। अगेन, ये स्कीम वाइज एलोकेशन नहीं है, ये कैप वाइज एलोकेशन है। स्कीम्स का मिक्स आपको देखना पड़ेगा पूरा।
एब्सोल्युटली। तो एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। कब ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने की कब जरूरत है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस थोड़ा बिगड़ रहा है, थोड़ा फिर से उसको पटरी पर लाना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। तो आज मनी गुरु के आज के कार्यक्रम में हमारे साथ ऋषिकेश पालवे हैं आनंद राठी वेल्थ से, और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के क्षितिज महाजन से हम खास बातचीत कर रहे हैं ऑन डाइवर्सिफिकेशन। ऋषिकेश बताइए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जब ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है तो उसको रीबैलेंस करने का क्या तरीका रहता है? बिकॉज अगर मानिए मैंने अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा स्मॉल कैप ज़्यादा डाल दिया, या सेक्टोरल फंड में मैंने पिछले कुछ समय में ज़्यादा अगर इन्वेस्ट कर दिया हो और मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है, तो क्या अभी सही टाइम है पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का? क्या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की जाए? ये कुछ सवाल है जो काफ़ी दर्शकों के हमारे पास आ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि रीबैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि क्या होता है कि हम एक एलोकेशन या अनुपात के हिसाब से निवेश कर देते हैं और फिर उसके बाद हम देखना छोड़ देते हैं कि उसका क्या हो रहा है, हम सिर्फ रिटर्न्स चेज करना चालू कर देते हैं। ये एक जनरल साइकी होती है किसी भी निवेशक की। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी निवेशक को अपने लक्ष्य के साथ मैरी करना चाहिए। आपका लक्ष्य जो है वो पहले लिख लो कि क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। एक बार वो ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए, फिर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके तरफ जो आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके चले। कि वो स्ट्रेटेजी में आएगा कि कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। एक बार वो डिसाइड हो जाए तो उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है और स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कितना एलोकेशन होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि 50% लार्ज कैप है, 30% स्मॉल कैप है और 20% मिड कैप है। अगर ये हिसाब से निवेश किया है तो इसी हिसाब से देखना चाहिए। 10% प्लस माइनस डिविएशन चल सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर जाए तो सोचना चाहिए कि क्या करना है। पर अगर हमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है या किसी और लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे क्या होता है कि टैक्सेशन और एग्जिट लोड्स, ये जो चीजें हैं उनको उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो डैम्पनर ना हो जाए, वो रास्ते के बीच में ना आना चाहिए। ये देखना चाहिए कि टैक्सेशन और एग्जिट लोड्स ना आए। पर अगर बहुत ही ज्यादा हेवायर चला जाए या बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो उस समय पर रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन 10% डिविएशन, मेरे हिसाब से 10-15% डिविएशन कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की बात आ रही है, इट्स जस्ट लाइक एलोकेटिंग राइट अमाउंट ऑफ फंड्स अपने पोर्टफोलियो में। क्षितिज, अभी एट दिस मोमेंट कोई अगर अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप एलोकेशन और बढ़ाना चाहता है, क्योंकि लार्ज कैप पे पिछले कुछ टाइम में एलोकेशन निवेश थोड़ा कम हुआ था, अब धीरे धीरे वो ट्रेंड थोड़ा फिर से पकड़ रहा है, रफ्तार फिर से पकड़ रहा है। प्योर लार्ज कैप के अलावा क्या डाइवर्सिफाइड फंड्स के थ्रू भी लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाना एक डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी रह सकती है? बिल्कुल स्वाति, अगर लेट्स टेक फॉर एग्जांपल उनके पास फ्रेश फ्लोज हैं तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को चर्न करने की जरूरत नहीं है। आप लार्ज कैप में प्योर निफ्टी फंड ले सकते हैं, नेक्स्ट निफ्टी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा उसमें आप ओवरऑल इक्विटी में स्टैगर में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, थोड़ा मल्टी कैप स्ट्रेटजी के थ्रू जाना चाहते हैं एक्टिव फंड के साथ, तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। हमारे पास काफी फ्लेक्सी कैप फंड्स की इंडिया में ऑप्शंस हैं जो लार्ज कैप की तरह इन टर्म्स ऑफ उनका लार्ज कैप का एलोकेशन काफी अच्छा है, मींस 65-70% प्लस लार्ज कैप एलोकेशन है। सो वो एक बेटर तरीका है लार्ज कैप को प्ले करने का, क्योंकि इंडेक्स में ऑब्वियसली आपको इंडेक्स जितना रिटर्न तो मिलेगा। अगर इंडेक्स 13-14% करेगा तो आपको इंडेक्स जितना रिटर्न मिलेगा। पर इंडिया में अभी भी देयर इज लॉट ऑफ यूज लेफ्ट कि आप एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि मैं डायरेक्ट लार्ज कैप कैपिटल लार्ज कैप फंड्स ना लेकर फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स के थ्रू एलोकेशन लूँ। आई थिंक वो तरीका बेटर रहेगा। उसमें आपको थोड़े फंड आपको बस शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे जहाँ पे लार्ज कैप का एलोकेशन है। जस्ट टू मेक इट सिंपल, आप किसी भी फंड का फैक्ट शीट देखेंगे, गूगल पे उसका नाम डालेंगे, आपको कैटेगरी वाइज एलोकेशन मिल जाएगा कि एज ऑन डेट कैटेगरी क्या है, और ये हर मंथ अपडेट होता है। तो जहाँ पे आप देखें लार्ज कैपिश एलोकेशन ज्यादा है, थोड़ा लेवल 2 पे जाएं,
स्टॉक होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट फोकस ओरिएंटेड सेक्टर्स पे है या फिर उन सेक्टर्स पे है जो लग रहा है यहाँ से अच्छा करेंगे, तो आप उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए और उनमें आप एलोकेशन कीजिए। बिल्कुल। तो आपको आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो का वो आपके हाथ में है। लगता है पोर्टफोलियो थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो रहा है, तो रिबैलेंस का तरीका भी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। बस एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही ओवर डाइवर्सिफाई मत कीजिए क्योंकि वो पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच ऋषिकेश और क्षितिज हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। देखते रहिए जी बिज़नेस।